हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आज की क्लास हम लोगों की इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 29 है और हम सभी 25 क्वेश्चंस के माध्यम से, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके माध्यम से हम सभी बहुत अच्छे अच्छे रूल को और वर्ड को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। और अपना सेंटेंस है, ही विल सक्सीड यू नेवर। ठीक है, इसको आपको अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स के साथ इसको सेट करना है। ऑप्शन नंबर ए है, ही विल सक्सीड यू नेवर। सेकंड है, ही विल सक्सीड यू नेवर। थर्ड है, ही विल सक्सीड यू नेवर। और फोर्थ है, ही विल सक्सीड यू नेवर। यहाँ आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स कि जो भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं, जैसे सेमी कोलन, कोलन, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, इन सभी का करेक्ट यूज़ हुआ है कि नहीं, जहाँ होना चाहिए वहाँ हुआ है कि नहीं, या इस सेंटेंस को कैसे आप सेट कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहाँ पर पंक्चुएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपना देख लीजिएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिएगा, ही विल सक्सीड यू नेवर। अगर आप यहाँ पर देखें तो ही विल सक्सीड, यहाँ के बाद हल्का सा रुकना है, यू फिर नेवर। वह सफल हो जाएगा लेकिन तुम नहीं होगे। यहाँ देखिए बट को मिसिंग किया है, यही अपना करेक्ट है। बी ऑप्शन में देखिए, ही विल सक्सीड यू नेवर, और यहाँ जो एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है इसकी वजह से ये इनकरेक्ट हो गया है। और जब दो क्लॉज को जोड़ने का काम किया जाता है तो कोलन या सेमी कोलन लगाते हैं। ठीक है, सी में देखिए कोलन तो लगा है लेकिन यहाँ पे जो सेमी कोलन लग गया है वो गलत है। और डी ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में भी सेम सेम है, कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है, तो ये भी अपना इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जहाँ पर थोड़ा सा रुकना हो वहाँ पर क्या करते हैं, सेमी कोलन का प्रयोग करते हैं, तथा जो है कॉमा का और यूज़ किया जाता है। ठीक ना, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई अज्यूम, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक है विथ मी। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि आगे लिखा हुआ है ऑप्शन कंप्लीट करना है, एवरी वन एग्रीइंग, दैट एवरी वन अग्रीज, या एवरी वन टू अग्री, और चौथा है एवरी वन दैट एवरी वन टू अग्री। तो आप देख पा रहे हैं, कभी भी आप ध्यान रखिए, एग्री हो गया, ठीक है, एंग्री हो गया, या हेल्प हो गया, एंग्री और एग्री, या फिर आप कह सकते हो हेयर हो गया, सी हो गया, फील हो गया, इन सभी में जब सामान्य बात करते हैं तो आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो अब देखिए पहले वाले में आईएनजी लगा है, ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए दैट, तो दैट तो लगाना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एवरी वन को दैट से जोड़ना पड़ेगा कंजक्शन के रूप में। तो दैट कहाँ कहाँ पर है, या तो डी ऑप्शन में है या तो बी ऑप्शन में है, सी में नहीं है, तो सी भी इनकरेक्ट हो गया। और एवरी वन टू अग्री नहीं होगा, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या दो वर्ब एक साथ जुड़े तभी टू का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो ए ऑप्शन इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन में देखिएगा, दैट एवरी वन अग्रीज, यही सही है कि मतलब जो है मैं एज्यूम करता हूँ कि हर कोई मेरे से सहमत है या मुझसे सहमत है। पर्सन हो तो विथ लगता है, और अगर पर्सन ना हो तो एट का प्रयोग होता है। ठीक है, और यहाँ पे दैट एवरी वन टू अग्री, ये भी गलत है। एवरी वन सिंगुलर है इसलिए एस ई आई एस का प्रयोग किया है, तो एग्री में डबल ई है तो एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के सेंस में यूज होगा। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, द कंपनी लेट मी, इसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक टाइम ऑफ वर्क। पहला ऑप्शन कह रहा है टेकिंग, दूसरा टू टेक, तीसरा टेक और चौथा टुक। तो फ्रेंड्स ध्यान करिएगा, कभी भी अगर आपको लेट का प्रयोग किया हुआ है या मेक का प्रयोग किया हुआ है तो इनके साथ हमेशा जो ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड आफ्टर लेट एंड मेक। ठीक ना, नट और टू का भी प्रयोग इसके साथ नहीं होगा। तो आईएनजी गलत हो गया, टू वाला भी गलत हो गया, सेकेंड फॉर्म भी गलत हो गया। जैसे आप कहते हो ना, लेट मी गो, लेट हर डू इट दिस वर्क, इस तरीके से लेट, फिर देखिए हर ऑब्जेक्ट हो गया और डू आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। वाई आर यू मेकिंग मी, है ना, एंग्री,
इस तरीके से या कह सकते हो वाई आर यू मेकिंग मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेकिन यहाँ आईएनजी नहीं लगाएंगे मेक के बाद, है ना। मेक और जो है गेट पॉजिटिव वर्ब होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द कंपनी लेट मी टेक टाइम ऑफ वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। आप इसको ऐसे नोट भी कर सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। और ऑब्जेक्ट आप जानते हो कि किसी भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए फोर्थ पर पहुंच जाएं। कह रहा है द बिल्डिंग इज नॉट सेफ एंड मस्ट बी। उसके बाद आपको डाउन दिया है। अब आपका बी के बाद कौन सा यूज करेंगे, पुल करेंगे, पुलिंग करेंगे, या पुल्ड करेंगे, या पुल्स करेंगे। फटाफट आंसर करें, बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, ठीक ना। देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बी समझ में आ गया। बी के बाद जब भी वर्ब आएगा तो वो हमेशा पैसिव वॉइस में और थर्ड फॉर्म के साथ आएगा। मतलब बिल्डिंग सेफ नहीं है और इसे गिरा देना चाहिए, ज़रूर गिरा देना चाहिए, तो मस्ट के बाद बी लगा है और आपका जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी कि काम डूअर नहीं कर रहा है, कराया जा रहा है, ठीक है। तो मस्ट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देख लीजिएगा पुल्ड आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं, इस तरह से जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं फ्रेंड्स, आप उन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर समझने का प्रयास करें और देखें कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन रिपीट कर सकता है और कोई भी क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट कर सकता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। परस्पिक्यूअस का मीनिंग क्या होगा। सिनोनिम मतलब आप जान रहे हैं पर्यायवाची, हिंदी में कहा जाता है समान शब्द, समान अर्थ वाले शब्द, बहुत सारे वर्ड कह सकते हैं। समानार्थी शब्द, सेम मीनिंग इंग्लिश में सिनोनिम, ठीक है। तो परस्पिक्यूअस का मीनिंग क्या होगा, रेलिवेंट होगा, ब्रीफ होगा, सॉफ्ट होगा, या क्लियर होगा। तो इसको ध्यान रख लेना है आप सभी को कि यहाँ सिनोनिम पूछा है तो इसका मीनिंग होता है क्लियर। परस्पिक्यूअस मीन्स होता है स्पष्ट। इसका और भी सिनोनिम देख लें, प्लेन आप लिख सकते हैं, इसका सिनोनिम आप अनएम्बिग्यूअस भी लिख सकते हैं, ठीक है। अनएम्बिग्यूअस स्पेलिंग देख लीजिएगा, AMBIGUOUS, अनएम्बिग्यूअस UN आगे लग जाएगा। ट्रांसपेरेंट भी इसी का सिनोनिम है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट PARENT रहता है, ठीक है, पेरेंट में। आगे बढ़ जाइए, और भी शब्द हैं। ल्यूसिड मतलब भी होता है प्लेन, ठीक है, या स्पष्ट। और एक्सप्लिसिट मतलब भी होता है स्पष्ट, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। अपेरेंट मतलब भी होता है स्पष्ट, ठीक है। तो ये सब आपको ये ध्यान रखिएगा, परस्पिक्यूअस के सारे सिनोनिम्स हैं, ठीक है। और रेलिवेंट आप जानते हैं, रेलिवेंट नहीं होगा, ब्रीफ माने संक्षिप्त, तो सॉफ्ट मतलब भी मुलायम, ठीक है। तो परस्पिक्यूअस बराबर क्लियर, प्लेन, एम्बिग्यूअस, ट्रांसपेरेंट, ल्यूसिड, एक्सप्लिसिट, है ना। और आप अपेरेंट, बहुत सारे वर्ड्स हैं बट आप जो है ध्यान रख लीजिएगा, ये सारे आपने सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रोडिगल का क्या मतलब है, प्रोडिगल। ऑप्शन एक्सक्लूसिव, दूसरा प्रोडक्टिव, तीसरा लेविश और चौथा केयर फ्री। एग्जाम में आया हुआ वर्ड है, ध्यान रखिए लीजिएगा, ठीक है। प्रोडिगल का मीन्स एक्सक्लूसिव, प्रोडक्टिव, लैविश, या केयर फ्री बताइए। याद रख लीजिए, बहुत ही आसान सा है, मुझे लगता है सभी बच्चे याद ही रख लेंगे इसको। यहाँ पर प्रोडिगल का मतलब होता है अत्यधिक खर्चीला, लापरवाह खर्चीला, या अपव्यय करने वाला। एक्स्ट्रावेगेंट वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। VAGENT है, VAGENT, एक्स्ट्रावेगेंट बने फिजूल खर्ची करने वाला। लेविश भी इसी का होता है, ठीक है, लेविश LAVISH, लेविश। लेविश मतलब भी होता है फिजूल खर्ची करने वाला या ज़्यादा खर्च करने वाला, ठीक है। तो आप इसको याद रख लीजिएगा। और एक्सक्लूसिव और केयरफुली नहीं होगा, ठीक है।
लेविश वर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। लेविश मतलब भी होता है फिजूल खर्ची करने वाला, लापरवाह। और आप देख लें सिनोनिम, अनस्पेरिंग, UNSPARING, ठीक है। अनस्पेरिंग मतलब भी होता है खर्चीला। प्रोफ्यूज मतलब भी होता है खर्चीला। ये आप नोट डाउन करते चलें, कोई भी सिनोनिम आपसे पूछ सकता है, ठीक है। लग्जीरियस होता है ना, तो उसी से बना है लग्जिरेंट। लग्जिरेंट मतलब भी होता है विलासितापूर्ण जीने वाला या खर्च करने वाला, ठीक है। प्रॉफिलीगेट भी एक शब्द है, इसका मतलब भी होता है फिजूल खर्ची करने वाला। तो लेविश अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देख लीजिएगा, आपका एक्सक्लूसिव और प्रोडक्टिव और केयरफ्री नहीं होगा, ध्यान रखिए। लेविश, एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोडिगल का मीन्स। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बारेन का मतलब क्या होगा? गूग लिखा है, क्या है ये शब्द, ठीक है। और होलसम है, गूग नहीं गुड लिखना, यहाँ पर गुड ऑप्शन में दिया है, ठीक है। गुड यहाँ जान लीजिए, एक गूग कोई नहीं है, गुड, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना? चलिए मैं इसको एकदम से छिपा देती हूँ। तो गुड है। बारेन का मतलब आप जानते हैं, बारेन मतलब अनफर्टाइल या बंजर, ये सब होता है ना। और आपका अनप्रोडक्टिव, वैपिड, अनफ्रूटफुल, फ्रूटलेस, वेस्ट, बहुत सारे शब्द हैं। तो गुड नहीं होगा। होलसम मतलब समस्त भी नहीं होगा। प्रॉफिटेबल मतलब लाभान, लाभ देने वाला, ये भी नहीं होगा। अनप्रोडक्टिव इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि सिनोनिम पूछा ही है, तो अनप्रोडक्टिव करेक्ट आंसर है। अनप्रोडक्टिव मतलब बारेन, ठीक है। और भी देख लीजिए, एरिड, एरिड मतलब भी होता है बंजर या अनुपजाऊ। वेस्ट तो आप जानते ही हैं, कॉमन सा है, ठीक है ना। फिर अनकल्टिवेबल है ना, ये भी है, UNCULTI, ठीक है। VABLE, कल्टीवेट से बना है। अनकल्टिवेबल मतलब जिसको जोता न जा सके या जिसको उपजाऊ न बनाया जा सके। वैपिड तो आपने सुना ही है, वैपिड भी नोट कर लें। और अनफ्रूटफुल है, UNFRUITFUL, ठीक है। ये स्पेलिंग के साथ नोट करें, पूछ सकता है। और आप लिख सकते हैं फ्रूटलेस, तो आप सभी जानते हैं, इसको तो लिख ही लेंगे, ठीक है। FRUITLESS, इसका मतलब भी होता है अनप्रोडक्टिव या बारेन, ठीक है। तो समझ पा रहे होंगे, नोट करते चलें। संग्रह जब आप कर लेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे होंगे जो आपको लगेगा हाँ इस पैटर्न पर या सेम क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, मैंने प्रैक्टिस की है। तो आपका एग्ज़ाम में जो टाइम किल होता है ऑप्शन को फाइंड आउट करने में, पढ़ने में, समझने में, तो वो प्रैक्टिस से सब कुछ का समाधान हो जाएगा। बहुत से विद्यार्थी होते हैं, वो कहते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, समझ में आता है तो इधर समझते हैं उधर भूलता जाता है। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस के माध्यम से आप अपने आप को हर तरीके से तैयार करें बच्चों। क्योंकि एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा समय आप बचा सकेंगे उतना ज़्यादा समय दूसरे पार्ट को देंगे, जैसे पैसेज हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, इन सब में आप जो है बचे हुए समय को दे सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, टू मूव हेवन एंड अर्थ मीन्स, ये आइडियमिक एक्सप्रेशन है, बहुत एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो कोई इसका आप जो है, कोई ऐसे नहीं है 10 12 15 की आपको रटा दिए जहाँ वही एग्जाम में आएगा। जब भी आप, हर क्लास में मैं नया नया क्वेश्चन बनाने का प्रयास करती हूँ, ताकि आपको हर तरीके से के प्रश्न मिल जाएं। तो यहाँ पर आपका देखिए आइडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है, टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब, तो देखिए स्वर्ग और धरती पर क्या करना, चलना। तो पहला आप देखिए कॉज एंड अर्थ को, एक तो आपसे मैंने बहुत बार बता रखा है कि शाब्दिक मीनिंग को इग्नोर करें, ठीक है। फिर देखिए भगवान को प्रार्थना करना, तो ये भी नहीं होगा। ट्रेवल इन अ रॉकेट है, ऐसा भी नहीं होगा। तो बचा क्या, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, कहते नहीं है धरती पाताल एक कर देना, है ना, हर संभव प्रयास करना। तो यहाँ पर टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है टू ट्राई ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, ठीक है। टू कॉज एन अर्थक्वेक मनी भूकंप का कारण बनना, ऐसा नहीं है। गॉड को प्रार्थना करना या ट्रेवल इन अ रॉकेट, तो जब भी आपको शाब्दिक मीनिंग लगे जो है तो आप उसको इग्नोर करें, ठीक है। तो आप नोट कर लें, टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9, द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज,
इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तो ये लीप्स एंड बाउंड्स का क्या मतलब है? पहला वेरी स्लोली, दूसरा इरेगुलरली, तीसरा वेरी क्विकली और चौथा वेरी सिस्टमेटिकली। बताइए विच ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, देखिए करा हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है। लीप्स एंड बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या? बहुत धीरे धीरे। क्या ऐसा है? नहीं है ना। इरेगुलरली माने अनियमित रूप से, ऐसा भी नहीं है। वेरी क्विकली इसका करेक्ट आंसर है। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी क्विकली यानी बहुत तेजी से। ठीक है, सिस्टमेटिकली भी नहीं होगा, ध्यान रख लीजिएगा। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब वेरी क्विकली। ओके, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। कह रहा शी सेड टू हर फ्रेंड आई नो वेयर इज एवरीवन। इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं, कहीं पर आप भटकिए ना, सीधे आप जो है ध्यान रख लीजिए। सेट टू है तो टोल्ड होगा, तो जब अपना बन जाएगा शी टोल्ड, ठीक है, फिर बन जाएगा हर फ्रेंड, इसके बाद बन जाएगा दैट। तो यहाँ पर आप इतना बना लें, ठीक है। तो शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट किस में दिया है? तो देखिए पहले में शी टोल्ड दिया है, उसके बाद हर फ्रेंड को हटा दिया है, तो पहले ऑप्शन को एक गलत कर दें। दूसरा देखिए शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट किस में दिया है? बी में दिया है और सी में दिया है ना, डी में भी दिया है। अब दैट के बाद आपको क्या, आई हमेशा सी के अनुसार बदलेगा, क्योंकि 231 का नियम आपका 123 का नियम जो सन के अनुसार लगता है, SON बराबर 123 फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आप देख पा रहे हैं शी है, नो का न्यू हो जाएगा। वेयर वॉज एवरीवन, ठीक है, वेयर वॉज एवरीवन, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिएगा शी न्यू, नो आपका न्यू बना। और आप देखिए इसमें चले जाएंगे, आप चले जाएं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। इज़ है तो टेंस तो चेंज होगा ना, तो इज़ है तो ये गलत हो गया। आगे करेंगे बाद में नहीं करेंगे, गलत हो गया ना, पहला वाला भी गलत, तीसरा वाला भी गलत। चौथा देखिएगा शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी, इसके बाद यहाँ पर आ जाइए शी नोज वेयर वाज। अब यहाँ नोज को न्यू नहीं किया इसलिए ये गलत हो गया, इसको ऐसे कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर नोज को नहीं चेंज किया, वॉज को चेंज करके क्या करेगा, चेंज तो पूरा होना है ना। तो सी में भी देखिए ये चेंज किया, ये नहीं चेंज किया, और पहले वाले में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही हटा दिया, तो आपका बी आंसर करेक्ट है, ठीक है। शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी न्यू वेयर वॉज एवरीवन। समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको आप यहाँ से ऐसे फिर से एक बार देख लें, तनिक भी कन्फ्यूज़न हो तो बताएं, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट लगाएंगे, आई शी बन जाएगा, नो न्यू में चेंज हो जाएगा, इज वाज में चेंज हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाइए। कह रहा कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें आपको बताना कि इसमें कौन सा करेक्ट है। आई एम मोबिलाइज्ड ऑफ यू फॉर दिस गुड टर्न, तो या बस आपको कुछ नहीं करना है, जब कभी भी नो लगे, ठीक है, नो या ओबेलाइज, ठीक है, तो इनके साथ हमेशा टू का यूज़ करते हैं, बस यही दिमाग में रख लीजिएगा। जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी आपको जो है बाई को हटा के इसी का यूज़ करना होता है। जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू, तो आप कहोगे यू आर नोन टू मी, ना कि नोन बाई मी। समझ पा रहे हैं ना। तो ओबेलाइज्ड के साथ हमेशा टू लगता है, यही वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑफ नहीं लगता, बाकी सब सेम सेम है, आप इसको देख लें, मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर देख लें, बस प्रिपोजिशन का फ़र्क है, और ये जो है ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बस आपको इतना याद रखना है कि ओबेलाइज के साथ हमेशा टू लगता है, ठीक है, नो के साथ हमेशा टू लगता है। सेटिस्फाई हो, पर्सन हो तो विथ लगता है, और जो है मैटर हो तो एट लगता है। समझ पा रहे हैं ना। इंटरेस्ट हो, कंटेन हो तो इन लगता है, ठीक ना। तो ये आप जान लीजिएगा, और जो है बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग, अब इसमें बताना है चारों में कौन सा करेक्ट है।
ही इंटर्ड इनटू द रूम, बच्चे कहेंगे हाँ मैम यही वाला करेक्ट है। दूसरा देखिएगा, दिस बुक इज़ प्रेफरेबल, दिस बुक इज़ होना चाहिए था बच्चों, यहाँ पर इन लग गया है। प्रेफरेबल दैन दैट, और आई एम फाइंड ऑफ रीडिंग फिक्शन ऑल ऑफ द अबव, तो ये भी लगेगा कि हाँ सब सही है, बट ध्यान रखिए बच्चों ये सिर्फ तीसरा सही है, सी। अब आपको पहला दूसरा क्यों गलत है, वापस आ जाइए फिर से देखिए। इंटर के साथ प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग नहीं लगता जब इसका मीनिंग प्रवेश के संदर्भ में हो, ठीक है। इंटर के साथ इनटू नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि इंटर मतलब ही होता है में प्रवेश करना, तो आप इनटू क्यों लगाने जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंटर के साथ इनटू नहीं लगता, ओके। ही इंटर्ड द रूम, ये करेक्ट था, जब आप इनटू हटा दोगे तो ये सही हो जाएगा। दूसरे में क्या गलती है, दिस बुक इज़ प्रिफरेबल, तो इसको इज़ को मत जो है करें, यहाँ पर दैन नहीं होना चाहिए, टू होना चाहिए। अगर यहाँ आप टू लगा देते हो तो ये भी सही हो जाएगा। क्यों? प्रिफर, प्रिफरेबल, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, कुछ ऐसे शब्द हैं सुपेरियर जिनके साथ हमेशा टू लगता है, दैन का प्रयोग नहीं होता कंपैरेटिव डिग्री में, समझ गए ना। और आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग फिक्शन, ये तो करेक्ट है, फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन होना, मुझे फिक्शन पढ़ने का शौक है तो आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग फिक्शन। मुझे डांस करने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग। मुझे लिखने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग। तो बहुत सारी चीज़ें शौकीन में होना आप लिख सकते हो आईएनजी लगा के, ठीक है। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी लगता ही है, ओके। तो आई होप समझ गए होंगे ना कि क्वेश्चन नंबर सी ही क्यों सही है, ओके। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 13, वी वुड लाइक मोर हेल्प फ्रॉम यू, क्या होगा? मेनी मोर हेल्प होना चाहिए, सम मोर हेल्प होना चाहिए, अ मोर हेल्प होना चाहिए, या फ्यू मोर हेल्प होना चाहिए? बताइए, फ्यू मोर हेल्प होगा, या अ मोर हेल्प होगा, या सम मोर हेल्प होगा? ध्यान रख लीजिएगा, आपको हेल्प क्या है, हेल्प आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो मेनी लगेगा नहीं, और जब अनकाउंटेबल नाउन है तो ए भी नहीं लगेगा, और अनकाउंटेबल नाउन है तो फ्यू भी नहीं लगेगा। बात समझ पाए ना। इन तीनों का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ होता है। सम का प्रयोग काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ होता है। जैसे अगर आपको कहना मुझे थोड़ा दूध चाहिए तो आप कह सकते हो आई वॉन्ट सम मिल्क, कह सकते हो जो है मेरे पास कुछ किताबें हैं, आई हैव सम बुक्स। तो सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए लगता है। तो सम मोर हेल्प मतलब थोड़ी और मदद की आवश्यकता है, कुछ और मदद की आवश्यकता है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। ये क्वेश्चन डिटर्मिनर से क्वेश्चन है, डिटर्मिनर से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, ओके। तो अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, कैन यू टेल मी, आगे कंप्लीट करना है। वाई विल यू बी सो सैड, हाउ आर यू सो सैड, वाई आर यू सो सैड, वाई यू आर सो सैड। मुझे लगता है कि ए और बी में तो बच्चे नहीं कंफ्यूज होंगे, लेकिन सी डी में कंफ्यूज हो गए होंगे, और ए बी अपना आंसर भी नहीं होगा। क्या तुम बता सकते हो मुझे, क्या तुम कंफ्यूज हो? तो कोई भी बच्चा सामान्यतः वाई आर यू सो सैड लगा देगा, बट ये बेटा गलत है, ठीक है ना। क्यों गलत है? देखिए, कैन यू टेल मी ये क्वेश्चन है, ये इस वजह से यहाँ इंट्रोगेटिव लगा है, लेकिन जब आप वाई लगा रहे हो ना तो ये आपका कंजक्शन बन गया। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा और अदर वर्ड आएगा, और ये फुल स्टॉप आना चाहिए। लेकिन आगे का प्रश्न प्रश्न है, इसलिए अंत में इन जो है क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो आप क्वेश्चन मार्क से कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आपने नरेशन में भी पढ़ा है ना कि आप कहते हो हु आर यू, तो यहाँ पर हो जाता है हु आई वाज, ठीक है। तो इस तरीके से कंजक्शन के बाद जब जब भी क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन बन जाए तो हमेशा वो सब्जेक्ट को लेके चलते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते। समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पर पहला दूसरा तो वैसे भी गलत हो गया था, तीसरा क्यों गलत हो गया? क्योंकि वाई आर यू सो सैड, कोई भी बच्चा क्वेश्चन मार्क देख के यही लगाएगा, लेकिन बेटे ध्यान रखिए आपको यहाँ पर जो है सी नहीं करेक्ट होगा। क्यों? कैन यू टेल मी की वजह से क्वेश्चन मार्क लगा, लेकिन वाई आर यू सो सैड ये वाई कंजक्शन बन गया है, रिलेटिव प्रोनाउन बन गया है, इसलिए आप यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, ठीक है। तनिक भी कंफ्यूज ना हो, आप इसको 2-3 बार देखें तो आपको कन्फर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा। इफ़ यू, इसके बाद कह रहा विथ हिम ही विल गिव यू अ पेन।
अब शर्त रखी जा रही है कि यदि तुम जो है जाओगे उसके साथ तो वो तुम्हें एक पेन देगा। बट आपको याद रखना होगा, मैंने कई बार बता रखा है आपको, यदि बाद में फ्यूचर हो तो अनलेस वाला क्लॉज, व्हेन वाला क्लॉज याद है ना, और इफ़ वाला क्लॉज हमेशा प्रेजेंट में रहता है। याद है ना, मुझे लगता है याद होगा। ठीक है। अब आप देखिए, हिंदी में भले आप बोल रहे हो ना कि यदि तुम उसके साथ जाओगे तो वह तुम्हें पेन देगा, लेकिन हिंदी में हमेशा प्रेजेंट को कंडीशन में फॉलो किया जाता है, इसलिए ए नहीं सही होगा। और आपका फ्यूचर और पास्ट कैसे चलेगा, विल गो भी नहीं सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। व्हेन, अनलेस, अनटिल और आपका इफ़, ये सभी क्लॉज बाद वाला अगर फ्यूचर है तो ये सब हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं। ओके, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलिए। नीलिमा हैज़ स्कोर्ड अ फर्स्ट क्लास इन हर फाइनल एग्जाम्स, इज नॉट इट। यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन टैग का एरर का क्वेश्चन है, और अब की बार फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन नहीं मिल रहा है क्वेश्चन टैग से, ये आपका एरर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो बताइए, ये मैंने बनाया है आपके लिए ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब देखिए, सी ऑप्शन आपको मिल गया ना कि गलत है, अब कैसे इसको सुधारा जाए देखिएगा। नीलिमा हैज़ आ गया ना, और आपको पता है कि जब स्टेटमेंट अफर्मेटिव में हो तो टैग हमेशा निगेटिव में होता है, और टेंस वही रहता है, तो आगे जब हैज़ है तो हैज़ंट इट हो जाएगा ना। हैज़ंट इट नहीं, हैज़ंट शी, क्योंकि नीलिमा लड़की है। बात समझ पा रहे हैं ना। तो इज़ नॉट इट गलत हो जाएगा, हैज़ंट शी मतलब कि नीलिमा ने अपने क्लास में फाइनल एग्ज़ाम में जो है प्रथम स्थान हासिल किया है ना, या किया है ना, इस तरीके के सेंस में आप क्या कर रहे हो, मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो बट आपको आंसर की या जो है ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ सहमति ले रहे हो। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा। और इज़ नॉट इट, ये लिखा पैटर्न भी गलत है, हमेशा एब्रिविएशन फॉर्म में जो है इसको रखा जाता है, यानी कि हैज़ंट को हैज़ नॉट नहीं लिख सकते, हमेशा इसी तरीके से लिखेंगे, हैज़ंट शी, ये आपका करेक्ट स्टाइल है। ओके, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में सी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। हैड ही रीच्ड द स्टेशन अ फ्यू मिनट्स अर्लियर ही कैचेज द ट्रेन। ये वाला 1-2 मिनट का टाइम ले लीजिए और सोच समझ के आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। Had he reached the station a few minutes earlier, he catches the train. No error. क्या इसमें कोई एरर है तो क्या है, नहीं है तो नो एरर लगा दीजिए। बताएं क्या होगा, ध्यान करिएगा, कुछ भी ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। आपने आगे देख लिया ना हैड है, तो बाद में सब कुछ पास्ट में जा रहा है, तो कैचेस क्यों आप लिखेंगे भाई, क्यों आपको सर दर्द हो रहा है कि आपको कैचेस सही लग रहा है, नहीं ना। आपको ध्यान रखना होगा कि हैड है तो आप देख पा रहे हो कि बाद वाला क्या हो जाएगा। अब आपको एक रूल भी बताया गया है ना कि जब हैड हो पहले वाले में तो बाद वाले में वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, बस आप क्या करो यही लगा दो। ठीक है। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर कैचेस को तुरंत चेंज करें, वुड हैव और कॉट कर दें, CAUGST, कैच का थर्ड फॉर्म कॉट होता है। ठीक ना। तो सी पार्ट में एरर था, समझ गए होंगे। हैड आया है तो वुड हैव आएगा, शुड हैव आएगा, कुड हैव आएगा, बट आप जो है प्रेजेंट को या पास्ट इनडिफिनिट को नहीं कर सकते। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 18। इट इज़ रियली स्ट्रेंज दैट ही हैड नॉट रिप्लाइड टू माई लेटर। स्ट्रेंज माने कितना अजीब है कि उसने मेरे लेटर को रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, नहीं करता है, क्या हो जाएगा। इट इज़ रियली स्ट्रेंज आप कह रहे हो ना, बहुत अजीब है, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट में है, तो यहाँ क्यों पास्ट आप लगा दिए, नहीं लगना चाहिए, पकड़ भी लिए होंगे। यहाँ पर ही हैज़ नॉट होना चाहिए था। ठीक है, प्रेजेंट है तो हमेशा बातें प्रेजेंट पर चलती हैं कि नहीं करता है। ठीक है, इट इज़ रियली स्ट्रेंज बहुत ही आपको अजीब या विचित्र अब नॉर्मल लग रहा है, तो आप व्यक्त कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस एवर सिंस माई फादर हैज़ डाइड। एक रूल बताया गया है ना कि जब भी जो है एवर सिंस हो या अकेले सिंस हो तो इसके पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट में और बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में चलता है। याद होगा, ठीक है ना, याद है, ठीक है, इंडेफिनिट में चलता है। तो यहाँ पर देखिए पहला तो सही सही लगा एवर सिंस के पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन बाद वाला तो सिर्फ फादर डाइड कहना चाहिए था ना उसको, उसने क्यों कर दिया, नहीं करना चाहिए था। रूल है आपका कि सिंस या एवर सिंस आए तो सिंस के पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट में और बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में यू कैन से इन सिंपल पास्ट होगा। ओके, तो आपका 19 का सी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 20, आई स्पेशलिस्ट हूँ टेस्ट्स आई साइट, मतलब आँख के डॉक्टर को क्या कहते हैं, ऑकुलिस्ट कहते हैं, ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्थेल्मोलिस्ट कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, फेटलिस्ट कहते हैं, अल्ट्रिस्ट कहते हैं या कैनिबल कहते हैं, बताइए। देखिए फैटल मीन्स फैटलिस्ट मतलब होता है भाग्यवादी, अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट और लक, भाग्यवादी। अल्ट्रिस्ट मतलब होता है परोपकारी, मतलब अ पर्सन हु ऑलवेज हेल्प अदर्स, ठीक। कैनिबल मतलब होता है मानव भक्षी, ठीक है, यानी कि जो है अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, मानव मांस को खाने वाला, ठीक है, तो ये नहीं होगा। ऑक्यूलिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब होता है आँखों के डॉक्टर, नेत्र चिकित्सक, है ना, हिंदी में ऐसे बोलते हो ना आप, नेत्र चिकित्सक। तो आपका ए आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, ए ऑप्शन। ओके, और स्पेलिंग भी देख लो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, तो मोलॉजिस्ट तो याद रहेगा, ऑप्थेल्मो ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इंटेंस एंड अनरीजन्ड फियर और डिसलाइक, क्या होगा कि मतलब ये जो है बिना किसी कारण के बेकारण के अनायास आपके मन में कोई डर बना रहे तो उसको क्या कहते हैं। हॉरर कहते हैं, फ्राइटेंडेड कहते हैं, सेक्रेट कहते हैं या फोबिया कहते हैं। तो देखिए जब आप हॉरर मतलब होता है भय होना, तो अनायास हॉरर नहीं होता, भयानक। जब आप भूतिया मूवी देख लेते हो या भूत प्रेत के बारे में सुन लेते हो किसी से, तब आपके मन में हॉरर यानी डरावना एक सीन बन जाता है, और तो अनायास तो नहीं न हुआ ना। फ्राइटेंडेड मतलब होता है डर करके, किसी से डर के भयभीत हो जाना, मारपीट से संबंधित है। और सेक्रेट मतलब भी होता है डरा हुआ, लेकिन फोबिया ये अनायास डर जो दिमाग में रहता है उसके संबंध में कह रहा है। जैसे होता है ना हाइड्रोफोबिया, क्लेस्ट्रोफोबिया, कॉकरोचोफोबिया, है ना, आपने लगता है पहली बार सुने हैं कॉकरोचोफोबिया, कॉकरोच से डर कॉकरोचोफोबिया फोबिया होता है, ठीक है। तो यानी प्रचंड या अकारण डर, मनोविकार, बहुत सारे मीनिंग है। फोबिया लगा रहे तो मानसिक डर होता है। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे। अगला देखिएगा, कुत्तों से डर, मौत से डर, बीमारी से डर, तमाम आपको डर वाले मिल जाएंगे। किताबों से डर, पढ़ने का डर, मरने का डर, महिलाओं से डर, पुरुषों से डर, अजनबियों से डर, विदेशियों से डर, जेनोफोबिया होता है, ठीक है। बहुत सारे फोबिया वाले शब्द आपको मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, केयरफुल एंड थारो इंक्वायरी, इसको क्या कहते हैं। इंटरव्यू कहेंगे, एग्जामिनेशन कहेंगे, एक्सप्लोरेशन कहेंगे, इन्वेस्टिगेशन कहेंगे, क्या कहा जाएगा। इंटरव्यू देखिए नहीं होगा, आपको लग रहा होगा ना बड़े ध्यान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ना कि केयरफुल और थॉरो इंक्वायरी पूरी तरह से जांच पड़ताल। इंक्वायरी शब्द आपको इन्वेस्टिगेशन तक ले जाता है, तो आपका डी करेक्ट आंसर होगा। एग्जामिनेशन भी नहीं होगा, एक्सप्लोर मतलब होता है विस्तार करना, तो एक्सप्लोरेशन भी नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है किसी चीज़ का जो है सभी पहलुओं की जांच पड़ताल करना तथा पुष्टि करना। ओके, तो आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, फियर ऑफ वाटर, पानी का डर, तो आप बताएं क्या होगा। इंसोम्निया, ये तो होता है नींद ना आना,
ठीक है। काउंसिल और जूरी आप जानते ही हो, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हाइड्रोफोबिया इसका करेक्ट आंसर है, मतलब पानी से डर। आपने अभी देखा है ना कि एक व्यक्ति थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, अभी जल्दी ही उनकी मृत्यु हो गई है। वो दुनिया के सबसे गंदे इंसान मतलब के रूप में जो है उनको जाना गया, और उनको हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी थी। आपने देखा होगा ना, समाचार में भी 4 दिन पहले था। तो उसमें क्या होता है, मतलब पानी का बिल्कुल डर था, और वो कपड़े नहीं बदलते थे, सड़े हुए जानवरों का मांस खाते थे, पानी से बिल्कुल उनको डर लगता था। और उन्होंने कह भी रखा था, यदि मुझे नहला दोगे, मैंने जीवन में नहाया नहीं है कभी, और मुझे नहला दोगे तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन गांव वालों ने उनको ज़बरदस्ती नहला दिया और सच में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये मानसिक डर है, पानी से डर, यानी पानी से आप बिल्कुल डरो, एकदम वो भयानक वाला डर, तो आपका हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। ठीक है। ऐसे क्लस्ट्रोफोबिया होता है, ठीक है। जेनोफोबिया आपको हम बता ही दिए। तो इस तरीके से फोबिया शब्द आप देखिए, फोबिया कहीं भी लगा हो तो डर से संबंधित होता है। ओके। और देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ प्लांट, तो जूलॉजी होता है, तो क्या हो जाएगा ये, जंतु विज्ञान। ठीक है। यहाँ प्लांट की बात कर रहा है, यानी वनस्पति की। जियोलॉजी मने होता है भूगर्भ विज्ञान। ठीक है, पृथ्वी के अंदर की चीज़ें। आगे बढ़ जाएं, ज्योग्राफी आप जानते ही हैं, भूगोल, पृथ्वी का विज्ञान। बॉटनी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान। समझ पा रहे हैं ना। आगे बढ़ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 25, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। लाइवलीहुड का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, ध्यान नोट कर लें, LI, इसके बाद हो जाएगा VELI, लाइवली, और HOOD, हुड। ठीक है। लाइवलीहुड मतलब होता है जीवन यापन या रोजी रोटी निर्वहन करना। ओके। तो आपने जो है ये 25 क्वेश्चंस को अटेंड किया। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, किस तरह से आपने क्वेश्चन से अपने आप को कोरिलेट करा, कितने आपके क्वेश्चंस सही हुए। अगर ज़्यादा सही हुए तो बहुत अच्छी बात है, जो गलत हुए उनको लर्न करें, सीखें, और अपने आत्मनिरीक्षण करने का प्रयास करें। फ्रेंड्स, ये ना सोचें मुझे आ ही नहीं रहा है, मेरे से इतना गलत हो गया। यह सोचें जो आ रहा है वो अच्छा है, जो नहीं आ रहा है वो हमें एहसास करा रहा है कि मुझे और कितना मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है। किसी चीज़ से जितना भागेंगे उतना ही वो डराता और पीछा करता रहेगा। और इतने समझदार बच्चे आप लोग हैं कि आप लोगों की समझदारी की व्याख्या की नहीं जा सकती, बस अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, और किस्मत से बहुत अच्छे बच्चे मुझे मिले हैं। तो चलिएगा, हम लोग चलते हैं। अब आप जो है इसके स्क्रीनशॉट ले लें, अपने सारे अनुभवों को शेयर करें, कितने मार्क्स आपने पाए उसको ही बताएं, किस क्वेश्चन में आपको गड़बड़ लग रहा है कि इसको फिर से समझना होगा, वो भी लिखें। ठीक है। और कैसा लगा, क्या किसी सुधार की आवश्यकता है, कैसे क्वेश्चंस आपको चाहिए, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको और दिए जाएं, किस टॉपिक से, तो तमाम चीज़ें जो भी आपके मन में आ रही है आप मुझ तक पहुंचाने का प्रयास करें। क्लास से संबंधित बातें तो हम ज़रूर जो है और भी अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत धैर्य से सुना।